अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हमने देखा कि वफाक की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया गया। अवाम दोस्त कहना तो दूर की बात है, ये भी महसूस हो गया कि हुकूमत ने किस मजबूरी और नामसाइद हालात में ये बजट पेश किया गया है। बड़े लिमिटेड तरीके से कोशिश की गई है कि हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी सांस लेने की गुंजाइश पैदा की जाए, लेकिन बज़ाहिर ये भी मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत के पास बड़ा चैलेंज होगा कि IMF की सूरत में एक ऐसा बजट पेश किया जाए जिसके बाद IMF से एग्रीमेंट तो दूर की बात है, कम अज़ कम मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए IMF को राज़ी किया जा सके। लेकिन नाक़दीन की यह राय है कि अभी तो एक बजट आया है, इसके बाद सीरीज़ में हम मिनी बजट्स का एक ऐसा सिलसिला देखेंगे जिसमें उन तमाम तर शराइत का अहाता किया जाएगा जिन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए IMF ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से भी IMF नहीं दे सकी है। और हमारे वज़ीर ख़जाना उनका जो अहवाल है वो ये है एक रोज़ पहले तक कि उनकी नज़र में कोई प्लान भी मौजूद नहीं है कि IMF के अलावा कोई प्लान भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास हो सकता है। अब देखना यह है कि आया इसके बाद कितनी मुश्किलात बढ़ती हैं, और दूसरा अगर इस बजट का पूरा कैथारसिस किया जाए तो नज़र ये आता है कि महंगाई के ख़त्म या कम होने के जो दावे हैं वो बज़ाहिर दावे ही नज़र आते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ के हवाले से एक्सपर्ट हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, दानियाल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि कल का जो वफाकी बजट था, लिमिटेशंस अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि IMF को मद्देनजर रखकर ये बजट बनाया गया, या फिर आपको लगता है कि एक मिनी बजट्स का सिलसिला है जो इस बजट के बाद शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल बिनी जी, मैं कहता रहा हूँ कि ये बजट जो है ये आधा तीतर आधा बटेर होगा। आधा तीतर इसलिए कि ये बिल्कुल सिर्फ वो मिनिमम करेंगे जिसमें IMF भाग ना जाए, हम्म। और आधा बटेर ये कि जो माजी की सारी गलतकारियां वो मजीद जारी रखनी है इन्होंने। हम्म। और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये आधा तीतर आधा बटेर बजट आया है, और इसमें जो हमें बुलंदो बाग दावे सुनाए जा रहे थे कि जी हम ये महकमे खत्म कर रहे हैं और जो सूबों का काम है वो सूबों को जाएगा, और जो डबलिंग है मुख्तलिफ महकमों की वो हम ख़त्म करेंगे, और जो खर्चा जात है उनको हम सरफे में तब्दील करेंगे, और आपको साबित करेंगे कि एक एक पहिया जो है पैसों का वो हमें कितना अजीज है, ताकि आप जब टैक्स देंगे आपको पता होगा कि कोई किसी किस्म का ज़िया नहीं हो रहा। वो हम्म। सब बातें जो है ना बहा दी गई, और बिल्कुल वही मक्खी पे मक्खी उन्होंने पुराने तर्ज पे एक चीज नहीं बदली, और हम्म। अपने सारे खर्चे वहीं रखे बल्कि आगे से भी बढ़ा दिए, हम्म। और अवाम को कह दिया कि जनाब आप और टैक्स दें, और ये साफ साफ महंगाई का बजट बनाया है। अब हैरानगी की बात यह है, जो एक नुक्ता मैं आपके सामने रखना जी चाहता जी। हूँ। हम्म। आप आप इनके हाथ की सफाई देखें कि हाँ। इन्होंने बजट देना था 7 तारीख को, सारी दुनिया को पता था, बार बार एडवर्टाइज किया, सब आम फहम हो गया। हम्म। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो स्टेट बैंक की थी जिसने शरह सूद का फैसला करना था, हम्म। वो 9 तारीख को आनी थी। तो हम्म। इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बगैर अनाउंस किए हुए डिले करते चले गए, ताकि क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पिछली अपनी मीटिंग में ये कहा था कि हम बजट को देखेंगे, अगर बजट इन्फ्लेशनरी हुआ तो फिर हम ये इंटरेस्ट रेट जो है महंगाई को रोकने के लिए हम इसको कम नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो इन्होंने जानबूझ के फिर बजट डिले किया 12 तक, हम्म। ताकि 9 तारीख को मीटिंग हो जाए। 9 तारीख को इन्होंने अपना काम ले लिया, क्योंकि यही अशरफिया जो सियासी जमातों हुक्मरान जमातों में है, ये इनके सारे कारोबार कर्ज से चलते हैं, और शरह सूद जितनी बढ़ती है उतने इनको अरबों रुपए ठुक जाते हैं, जो कम होती है तो उनको अरबों रुपए बच जाते हैं। हम्म। तो इन्होंने अपनी जेब गर्म कर ली। 9 तारीख को शरह सूद कम करवा के, अपने हम्म। कर्जे कम करवा के, और अवाम को जो है 12 तारीख को इन्होंने ज़िबा कर दिया इन्फ्लेशनरी बजट के साथ। हम्म। ये इन्होंने सलीका इस्तेमाल किया। नहीं, लेकिन दानियाल साहब, सर अगर देखा जाए तो टैक्सेस की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कोई प्लान भी तो हमारे पास है नहीं। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आधा तीतर आधा बटेर किया, लेकिन IMF के साथ इनका एग्रीमेंट भी कोई होने के करीब नहीं था। IMF भी वेट कर रहा था कि ये बजट कैसा पेश करते हैं। तो अगर ये उनको भी मुतमईन नहीं कर सके तो फिर तो इसका मतलब है कि IMF से जो एग्रीमेंट है वो भी इनका खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। IMF ने तो इनको बड़ा कुछ कहा था जी। IMF ने तो कहा था कि आप प्राइवेटाइज करें। हम्म। इन्होंने खुद हमें बोला कि ये गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, और ये प्राइवेट सेक्टर को अब शिफ्ट कर रहे हैं सारी चीजें। तो आप मुझे बताएं इन्होंने कौन सी चीज प्राइवेटाइज करने का जो पैसे आने थे वो कहाँ दिखाए हैं बजट में। हम्म। इसका मतलब ये है कि इन्होंने तो PIA कभी नहीं दिखाए। तो PIA का तो इन्होंने हमें बताया था कि जून में हो जाएगी हर हाल में। हम्म। ये सब ढकोसले हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, ये साबित कर दिया इन्होंने, इस काबिल ही नहीं है ये। और जो इन्होंने इनिशिएटिव्स बजट से पहले चलाए थे, हम्म। जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की शाहरग जितनी अहमियत है टैक्स नेट बढ़ाना, और सबसे पहले हम रिटेलर से शुरू कर रहे हैं, हम्म। और उनको कह दिया कि जनाब आप ये किसान ये जो ताजर दोस्त ऐप है
इसमें आप जो है वो वॉलंटरी फाइलिंग करें अपनी, और किसी ने नहीं की। 30 लाख में से सिर्फ 200 ने की, जो कि इनके मुंह पे एक तमाचा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इनकी सिमें रोक ली हैं, सिमें रोक ली तो वो 2000 तक चला गया, 30 लाख में से फिर कुछ नहीं हुआ, और बजट में बात दी गई। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि जनाब 590 अरब रुपए जो है वो हम बिजली चोरी के इकट्ठे करेंगे। आपको पता है कि अप्रैल के महीने में ये सारा साल ये कैंपेन चला के चोरी के खिलाफ, अप्रैल में लेस्को में जो इनके नाक के तले है, मरकजी हुकूमत के भी और सूबाई हुकूमत के भी, दोनों चाचा दी थी के ये नाक के नीचे है। सबसे पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज्यादा चोरी हुई है वो अप्रैल में हुई है। तो आप अंदाजा करें ये इनके पास। फिर इन्होंने हमें बताया कि जी 2.7 खरब रुपए जो है वो टैक्स जो है लिटिगेशन में हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं, तो हमने कानून में तरमीम कर दी है, एफबीआर में एक डीजी लॉ लगा दिया है, अब हमें आधे वो हासिल हो जाएंगे। उनका कहीं जिक्र है एक ढेले का भी? इन्होंने कहा था जून से पहले हम ये मिल जाएंगे, ये 590 अरब भी बताया। इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ना इनसे होना है, इनको समझ ही नहीं आ रही है क्या कर रहे नहीं, हैं। लेकिन ना फिर इनके पास दानियाल कोई साहब प्लान है। सर ये फरमाइएगा कि ये तो जो लाए गए थे मोहम्मद औरंगजेब साहब, ये बुनियादी तौर पर तो इसका एजेंडे का मकसद ही यही था इनको लाने का कि आईएमएफ से एग्रीमेंट हो, बजट ऐसा हो जिसमें इस मईशत के मसाइल को सामने रख के। आपके ख्याल में फिर ये कितना परफॉर्म कर सके? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कोई प्लान बी भी नहीं है, इन्होंने कहा टैक्स के अलावा कोई सूरत नहीं है, आप पूरी दुनिया में चले जाएं वहाँ पर टैक्स कलेक्शन होती है, पाकिस्तान में नहीं है। रिटेलर को लाने की बात की, टैक्स नेटवर्क में, एफबीआर में रिफॉर्म, ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट तो ये भी नहीं कर सके इस बजट में। इन्होंने जो कुछ किया है, जो इन्होंने कोशिश की है, ये बुरी तरह फेल हुए हैं। और ये नहीं है कि हम सारे इंतजार में बैठे हुए थे और कि ये शायद कामयाब हो जाएं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है कि ये बुरी तरह फेल होंगे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इंसेंटिव्स अप्रोच में दुनिया में ये चीजें कामयाब हुई हैं। और ये दलील थी इस बात की, इनकी नासमझी की। इनको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये इन महकमों को समझते ही नहीं है। अगर ये समझते हैं कि 2.7 खरब रुपए जो है उसमें से एक डीजी लॉ लगा के इनको आधे मिल जाने थे 2 महीने में, तो ये इनकी सादगी का सबूत है। ये इस काबिल नहीं है कि इनको इस रुतबे पे बिठाया जाए। और अगर इनका ये ख्याल था कि ये 590 अरब जो सितंबर से शुरू हुए हैं इकट्ठे करने और वो नहीं हो पाए, तो ये जून तक हो जाने, जिसमें 2 महीने रहते थे। उलट जो है क्या हुआ कि लेस्को में और बढ़ गई थे। तो आप मुझे बताएं फिर इनके पास अब और क्या प्लान है, ये और क्या तरीका है इनके पास? नहीं है ना कुछ। तो ये फर्क है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब बज़ाहिर तो जो इनकी तरफ से बजट है उसमें प्राइमरीली इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। आज पंजाब असम्बली में भी बजट पेश हुआ है, उन्होंने भी प्राइमरीली 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया। लेकिन मुझे ये बताएगा कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सरकारी मुलाजमत पर हैं? एक लिमिटेड परसेंटेज है। तो अगर हम ये कहें कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं तो उनकी तो मराद पहले ही इतनी ज़्यादा होती हैं, उसके बाद उनकी सैलरीज बढ़ा देना, जो बाकी प्राइवेट तबका है उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं की गई, बल्कि सैलरीड क्लास के ऊपर तो मजीद टैक्स लगा दिया है इन्होंने। देखें, जब आपने सैलरीज बढ़ानी है तो आपने, यू डोंट वांट टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। तो जिस तरह से ये इंतजामिया चल रही है, जो इनकी तनख्वाहों की सूरत हाल है, ये नासमझी का एक और सबूत है कि आप 20-25% बढ़ा के अपनी जान छुड़वाएं। ये पूरी सैलरी का ओवरऑल चाहिए हमें। ये जो सारी चोरियां हो रही हैं, ये जो एफबीआर नहीं चल पा रहा है, जो एनर्जी सेक्टर बैठ गया है, इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि इनके अफसरान जो हैं उनकी इंसेंटिव्स ठीक नहीं है, तो वो बजाय काम करने के वो महकमा खा रहे हैं और ये चल रहे हैं, चल पड़े हैं उनको गिरफ्तार करने, और उसके नतीजे में चोरी और बढ़ गई है। तो ये इनकी नासमझी है। इनका ख्याल है ये कि ये कैबिनेट में आके बैठ के जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, क्या कि ये बाकी भी सारे ना ले तो जिंदा कैसे रहें? तनख्वाहें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी पाकिस्तान फिर मर जाए। और इन्होंने एक इन्फ्लेशनरी बजट दिया है, सोचते समझते हुए कि पहले इन्होंने अपना घर देखा कि हमारी शरह सूद कम हो जाए, उसमें हमारी बचत हो जाए, हमें अरबों रुपए की बचत हो जाए हमारी किस्तों में, और फिर आवाम के ऊपर जो है ना इन्होंने महंगाई का बम जो है वो उड़ा दिया है सारों के सामने। अब कपड़ा महंगा कर दिया है, जूते महंगे कर दिए हैं, कागज महंगा कर दिया है, हर चीज जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की है उसके नीचे बरूद रख के तो पटाखा निकाल दिया। आगे कह रहे हैं कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी बढ़ानी है।
इंटरनेशनल दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इन्होंने यहाँ पर थोड़ी कम करके 10-15 रुपए, अब कह रहे हैं 20 रुपए हमने बढ़ानी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसी जाते जाते मुझे दो हवालों से ऐसा आपसे जानना है दानियाल साहब। सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये हुकूमत ये क्रेडिट लेना चाह रही है कि जी हमने 38% से महंगाई लाकर 12% पे ले आई है, एक तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ, ये नंबर गेम में इन्होंने कैसे हेर फेर किया है। दूसरा ये बताइएगा कि क्या इनको वाकई लगता है कि महंगाई कम करने के जो असरात हैं वो आवाम तक जाएंगे, क्योंकि अगर आप आज भी बाहर निकलें तो महंगाई तो उसी तरह नजर आती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर ये 38% और 12% का नंबर कहाँ से इमर्ज हो रहा है सर? मैं आपका थोड़ा सा जो ये बात है उसकी थोड़ी सी दुरुस्ती करना चाहता हूँ। जी जी महंगाई कम बिल्कुल नहीं हुई है। जी जी, मैं आपसे यही ये जानना चाह रही हूँ जी। ये एक्चुअली गलत बयानी कर रहे हैं। महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो थोड़ी कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उसके बढ़ने की रफ्तार जो है वो थोड़ी कम हुई है। यानी पहले 38 थी, अब इनके बकौल 12 हो गई है। लेकिन इसमें मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। नवंबर में 2023 में इन्होंने 1000% से ज्यादा गैस के निर्ख बढ़ाए थे, और फरवरी में आके इन्होंने बगैर किसी वजह बताए हुए, बगैर किसी मीटिंग बुलाए हुए, बगैर कोई उसकी मतलब तरदीद करके खामोशी से इन्होंने उस 1000% के बढ़ाए हुए को सिर्फ 380% बढ़ाना छोड़ दिया। यानी वो तकरीबन 60% कम कर दिया। तो इसमें इन्होंने कह दिया कि फरवरी से जो है ना निर्ख कम होने शुरू हो गए और महंगाई कम होनी शुरू हो गई है। और ये मुहिम उन्होंने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में चलाई। अब मैं आपको महंगाई की रफ्तार की बात बता दूं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 बरस से हमें बता रही है कि हमारी जो जिम्मेदारी है महंगाई को कम करने की, वो हम निभा रहे हैं। और इस माली साल का, यानी ये जो गुजर है अभी जून की, इसको मुकम्मल हो जाएगा, इसके आखिरी क्वार्टर में महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बिलेटेड तरीके से इन्होंने किया। यानी स्टेट बैंक अगर चाहती तो बहुत पहले ये महंगाई कम कर सकते थे, क्योंकि ये जो शरह सूद है, जब इसको शरह महंगाई से आप कम रखते हैं तो लोगों को लोन लेने पे इंसेंटिव होता है। तो पहली मर्तबा मार्च में आके जो शरह सूद है वो शरह महंगाई से बढ़ा, और उसमें आप देख रहे हैं यकलख्त जो है महंगाई कम होनी शुरू हो गई। लेकिन ये स्टेट बैंक के बस में था, ये चाहते तो ये बहुत पहले कर सकते थे। और ये नून लीग का इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ताल्लुक है तो नून लीग की ये जिम्मेदारी है कि इन्होंने इसको इतना डिले किया 2 साल से। ये 2 साल पहले महंगाई, आप देखें, मैं बार बार मिसाल देता हूँ, श्रीलंका में 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था, उनकी महंगाई हमारी तो 38% तक गई ना, उनकी 60% तक गई। और 60% तक से 2 साल के अंदर अंदर, यानी हमारे से ऑलमोस्ट डबल। इस वक्त श्रीलंका में 0.9% महंगाई है, यानी 1% से कम है। तो अगर ये चाहते शरह सूद ज्यादा बढ़ाते और ये जल्दी महंगाई नीचे आ जानी थी और अवाम की जान छूट जानी थी, बच जाना था अवाम ने। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि जब ये शरह सूद बढ़ाते हैं इनके कारोबार महंगे हो जाते हैं, इनको किस्त महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि वो करें, अवाम जाए भाड़ में, मरती है तो मरे। और अब ये बड़े बुलंदोबाग दावे दे रहे हैं कि इन्होंने महंगाई की रफ्तार कम की है। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये स्टेट, इन्होंने और अगर कुछ किया तो उसको डिले किया, यानी लोगों की अजियतों में मजीद वक्फा बढ़ा दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, हमेशा की तरह बड़े इस करके बड़े जो लूप होल्स थे इस वक्त की हुकूमत के बजट के विफाक की तरफ से उन्होंने उनकी निशानदही की है। यकीनन अब देखना ये होगा कि इस बजट के बाद नया माली साल हुकूमत के लिए और आवाम के लिए क्या कुछ लेके आता है। बज़ाहिर शुरुआत तो अच्छी नज़र नहीं आ रही है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां हुकूमत के लिए अपोजिशन एक परेशान कुन मसला है, वहीं उनकी तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि JUIF को अपोजिशन से निकाल कर हुकूमत की तरफ लाया जाए। इसके लिए कोशिश की गई। आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मौलाना साहब से मुलाकात करने की, और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त JUIF के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव बरकरार है कि उनके साथ इत्तेहाद में शामिल हो और बज़ाहिर एक मुस्तहकम और पायदार तरीके से जिस तरह JUIF अपनी एहतजाजी तहरीकों को चलाती आई है, माजी में उसकी बेहतरीन और शानदार मिसालें मौजूद हैं। उसका यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठाना चाहती है, और शायद यही वजह है कि माजी में सबसे ज़्यादा हदफ तनकीद रहने वाली जमात को अब खुले बाजुओं वो अपने इत्तेहाद में शामिल होने की बारहा दावत दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है
कि मुस्लिम लीग नून अपने पुराने इत्तेहादी को खोना नहीं चाहती है और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब आज खुद मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंच गए। अब उस मुलाकात के बाद नतीजा क्या है ये तो अभी तक वाजे नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर वाजे हो गया है कि JUIFA की तरफ से और JUIFA के ऊपर दोनों जानिब से दबाव भरपूर तरीके से डाला जा रहा है। एक तरफ अपोजिशन और एक तरफ हुकूमत, दोनों ही ये चाहती हैं कि JUIFA उनके साथ शामिल हो जाए, नाराज़गी भी ख़त्म कर दी जाए, हुकूमत का हिस्सा भी बना जाए। और दूसरी तरफ अपोजिशन की ख्वाहिश है कि एहतजाजी तहरीक में लीडिंग पोजीशन में JUIFA को लाया जाए। लेकिन अभी तक क्या हिकमत अमली हो सकती है JUIFA की, ये वाजे नहीं हो सकी है और ना ही उनकी जमात की तरफ से क्लियरली इसके ऊपर कोई बात की गई है। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन आपकी जमात की तरफ से अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आया इसका मुँह अपोजिशन की तरफ होगा या आया हुकूमत की तरफ होगा? कुछ आप अगर हमारी रहनुमाई कर सकें। अपोजिशन में तो हम बैठे हुए हैं, मगर किस पार्टी के साथ मिलके चलेंगे या किन पार्टीज के साथ मिलके चलेंगे या कौन सी पार्टी हमारे साथ मिलके चलेंगी, ये अब तक फैसला होना बाकी है। मौलाना साहब ने जो अपना आखिरी जलसा किया उसको हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद एक तो ईद की वजह से और दूसरा उनकी अपनी तबीयत की खराबी की वजह से और तीसरा गर्मी की वजह से कुछ उन्होंने वक्फा देना मुनासिब समझा। तो जैसे ही वो वक्फा दिया है तो बीच में अपना शहबाज साहब का एक दिन टेलीफोन आया था चीन जाने से पहले, और उन्होंने कहा था कि जी मैं चीन से आने के बाद आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जाहिर है वज़ादारी में तो नहीं कहा जा सकता कि आप ना आइए, तो वो आए हैं। इसी तरह से बाकी दोस्त भी मिलते रहते हैं, PTI से भी और दूसरी जमातों से भी। मगर बात तो ये है कि ये किसी उस फायदे या नुकसान के लिए नहीं है या सौदेबाजी के लिए शायद नहीं है। अगर कोई दोस्त ये समझे कि कुछ सौदेबाजी या हम अपना जो है वजन बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जहाँ पे मामला जो है वो असूलों के हैं, असूल से मुतालिक हैं, वो असूल के मुतालिक ही चलेंगे और असूल के मुतालिक ही उस असूल के मुताबिक ही हल होंगे। नहीं कामरान साहब, सर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सौदेबाजी वाली जमात तो कभी JUIFA नहीं रही है, लेकिन जितने तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबात के हवाले से JUIFA के थे, मेरा ख्याल है सबसे पहले उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी। लेकिन अभी तक बड़ा क्लियर मैसेज नहीं आ रहा कि आया अपोजिशन के इत्तेहाद में PTI के साथ खड़ी है JUIFA या नहीं। अपोजिशन में खड़ी ज़रूर है, लेकिन वो जो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, उसमें आया शामिल होगी या नहीं होगी, ये भी वाज़ेह नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ मैं। उसकी वजह मैं ज़ाती तौर पे जो फील करता हूँ, मौलाना साहब वज़ादार आदमी है, शायद वो पता नहीं सोचते हैं या नहीं, या कह सकते हैं कि नहीं। बात यह है कि इस पूरी जो इमरान गवर्नमेंट के खिलाफ जो तारीख थी वो हमने चलाई, हमारे वर्कर्स ने मार खाई, हमारे वर्कर्स ने जो है वो अगर कोई माली तौर पे नुकसान हुआ उनका हुआ, जानी तौर पे नुकसान हुआ तो उनका हुआ। जब वो हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर बाकी पार्टियों ने जो उस फायदे के जो उस तारीख के बेनिफिशरीज थे, उन्होंने सब ने मिल के जो है वो हमें भी जो है वो अंगूठा दिखा दिया कि भी आप भी जो है छुट्टी करिए। उसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ वाक़यात मेरे इल्म में। पंजाब में जो है पहले तय ये हुआ था कि सारा इलेक्शन मिल के लड़ेंगे, स्पेशली नून लीग के साथ। पंजाब के हवाले से कुछ बातचीत हुई, मगर वो जो रवैया था वो गैर मुनासिब था वहाँ पे पंजाब की लीडरशिप का और जिस तरह से हमारे साथ सलूक किया गया। फिर उसके बाद बाकी जो कुछ भी होता रहा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, बाकियों की तरफ से, तो हम मजीद इस्तेमाल नहीं होना चाहते, ना PTI के हाथों इस्तेमाल होना चाहते हैं और ना नून के दोस्तों के हाथों इस्तेमाल होना चाहते हैं। ठीक, अच्छा सर ये बताएगा कि चलें ये तो एक चीज़ वाजे है कि अपोजिशन में JUIFA मौजूद है और ये भी वाजे है कि अब कुछ अरसे में आप अपनी एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर इसका थोड़ा सा लाहेमल बता सकें कि आया ईद के बाद किस तरह कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये एहतजाज होगा, और जो दूसरी अपोजिशन एक अलाइंस की शक्ल में सामने आ रही है जिसकी महमूद अचकज़ई साहब क़यादत कर रहे हैं, तो ये फरमाइएगा कि उसके हवाले से कोई चीज़ पाइपलाइन में है कि उनको भी उस एहतजाजी तहरीक में आपकी तरफ से शामिल होने की दावत दी जाएगी जो आपकी जमात कर रही है? मैं उससे पहले एक आपको मजे की बात बता दूं। जी जरूर। कल मैं इस्लामाबाद में था और मैं अताउर रहमान साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, मैं वो और मौली वासिफ साहब एक आध दोस्त और थे, तो हम गए, कुछ हमारी शिकायतें थी चेयरमैन सेनेट के पास लेके कमेटीज के हवाले से।
तो उन्होंने कहा कि जी वो तो अपोजिशन लीडर साहब शिबली फराज हैं सेनेट में, उन्होंने कहा कि जी नहीं ये हमारा हिस्सा नहीं है। ये कल हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मेरी मौजूदगी में ये कहा। तो जब आप सारा जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हम कोई ये तो नहीं है ना कि हम अपना कंधा दें और लोग उस पर चढ़ें और खिड़की से कूदें, दरवाजे से कूदें और बाद में कूदते हुए हमें जो ना वो पाँव से धक्का मार के जो ना गिरा भी जाए। तो ये कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मेरी मौजूदगी में ये बात की है कि जी नहीं वो कमेटियां जाने, आप जाने, वो अपोजिशन में आप अपोजिशन में सिर्फ हमसे डील करें और बाकी लोग, हालांकि हमारी मतलब आज तक जो है उस टाइम वहाँ 5-6 लोग हैं, तो वो उन्होंने उसको अपोजिशन ने कम से कम अपने साथी के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ सर। देखिए ये दुरुस्त है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी तक आपको अपोजिशन में तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यकीनन एक बड़ा लंबा दौर मरासिम का गुजरा है आपकी जमात का और इनकी जमातों के अलाइंसेस की सूरत में। लेकिन ये फरमाएगा कि अब इलेक्शन के ऊपर मौलाना साहब ने सर बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली बार बार गुफ्तगू की है कि ना इस इलेक्शन को मानते हैं ना इसके नताइज को मानते हैं। उन्होंने अभी फिर कुछ रोज़ पहले ये कही है बात कि जो कुछ हमारे साथ हो अब हम तमाम कश्तियाँ जला के अब हम मैदान अमल में आएंगे। तो अब यकीनन ये तो सोच लिया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे दबे लफ्ज़ों में ये पूछना चाहूँ कि अगर इदारों के साथ ताल्लुक़ इस्तवार नहीं हो सकेगा तो फिर कैसे एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी? यकीनन मुनज़्ज़म तरीके से तो आप करते हैं एहतजाज, लेकिन फिर भी अगर तो वहाँ से गो हेड नहीं मिलता तो जमातों के लिए इस्लामाबाद तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अदारे क्या कर लेंगे हमारे साथ, गिरफ्तारियां कर लेंगे, तशद्दुद कर लेंगे, कुछ और इस तरह उसके लिए तैयार हैं आप लोग? तो अगर इस तरह के मामला से कोई हम डरने वाले नहीं हैं, उसके दरमियान में एक चीज आपको बताऊं कि शहबाज साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी कुछ मेंबर्स की कमेटी बनाने की, आज भी आई है शायद उनकी तरफ से, उन्होंने जो ना इसको डिस्क्लोज भी किया, मगर मौलाना का इस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ आया। मौलाना साहब ने सुना है इस बात को और इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। बुनियादी तौर पे आज की मुलाकात, शहबाज साहब की मुलाकात सिर्फ उनकी तबीयत के हवाले से थी, उनकी तबीयत पूछने आए थे। तो जब तबीयत पूछने आए, जाहिर है उनको सर आंखों पे बिठाना था। आप देख लें कि कोई ऐसी जो ना पार्टी के कोई ऐसे ओहदेदार नहीं है, कोई अब हज पे गया हुआ है, कोई ईद की वजह से अपने घरों में लोग, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी बात फाइनल नहीं है, किसी किस्म की फाइनल क्या अभी तक शुरू ही नहीं हुई। तो अगर कोई बात हो सकती है तो सिर्फ एक बात हो सकती है, वो है इलेक्शन का ऑडिट कराना। वो शहबाज साहब आज तैयार हो जाएं, हम उनके हाथ भी धो के पी लेंगे, वो मगर फेयर और फ्री हो। इसको वो जो काउंटर फाइल है, जिस वो जो बैलेट पेपर होता है उसका जो बाकी हिस्सा जो लीफ रह जाती है, उस पे कुछ जो है ना चीजें लिखी जाती हैं और कुछ चीजें दर्ज की जाती हैं। एक तो उसका हम जो है ना वो ऑडिट कराना चाहते हैं, और एक फॉर्म 46 के मुताबिक कुछ मटेरियल भिजवाया जाता है, कुछ वापस वसूल किया जाता है, उसकी कोडिंग होती है, उसके नंबर्स होते हैं, उसका वो कर लें, आज कर लें। हमारा शहबाज साहब हमारे मोहतरम है, मियां नवाज शरीफ भी हमारे मोहतरम है, जरदारी साहब भी मोहतरम है, मगर ये दो मुतालबात बहरहाल बरकरार। ठीक, अच्छा कामरान साहब, सर बड़े अदब के साथ एक ज़िमनी सवाल और भी करना चाहूँगी कि पीटीआई की तो कोशिश है कि आप उनके साथ शामिल हों, अपोजिशन में वो भी हैं, आप भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हल्के हैं जिसके ऊपर JUIF का एतराज़ है कि वहाँ धांधली हुई है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन हल्कों में पीटीआई कामयाब हुई है। तो आपके ख्याल में वो भी धांधली के नताइज की सूरत में कामयाब हुए हैं? वहाँ पर किस तरह डिफीट हुई JUIF को, और क्या उन हल्कों का भी ऑडिट आप चाहेंगे? जी हाँ, पहले हमें बल्कि एश्योरेंस दी गई थी। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप देखिए, उनके क्लिप्स निकाल के देखिए, जो पीटीआई के दोस्त आते थे हमारे साथ, तो वो कहते थे कि हम वहाँ पे तो तैयार हैं, मगर बाद में जो ना वो पीछे हट गए। तो वहाँ पे भी ऑडिट की जरूरत है। ऑडिट जो है कोई इतना लंबा चौड़ा जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। एक एक हल्के में जो है ना दो दिन से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, तो 10-20 जो है ना वो हल्के चूज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी लेते हैं, पंजाब में भी लेते हैं, बलूचिस्तान में भी लेते हैं, तो मामला सीधा हो जाएगा। उसका नतीजा निकल आएगा कि हुकूमत जायज है या ना जायज।
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हैं JUIFA के एक अहम डेवलपमेंट जो कि होते होते बज़ाहिर नामुकम्मल नज़र आ रही है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब यकीनन कोशिश तो उन्होंने की होगी मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की, लेकिन शायद इस मुलाकात को एक रस्मी मुलाकात करार दिया जा रहा है और दरवाजे हमेशा खुले होते हैं JUIFA के तमाम लोगों के लिए, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि किसी एक जानिब रुख करेगी JUIFA, उनकी हिकमत अमली अभी तक वाज़े नज़र नहीं आती। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ हमने विफाक के बजट की बात की है, वहीं पंजाब असम्बली का बजट भी पेश किया गया। वहीं हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी कुछ वक्त पहले बजट पेश किया गया था। तकरीबन 100 दिन ये दोनों सूबाई हुकूमतें अपने पूरे कर चुकी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कारकर्दगी में कहाँ खड़ी नजर आती हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने वफाक के बजट की बात की, पंजाब हुकूमत के बजट की बात की, वहीं ये बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सूबों में जो हुकूमतें मौजूद हैं उनके तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं या हो चुके हैं, और बज़ाहिर वफाकी हुकूमत की भी 100 दिन मुकम्मल होने के करीब हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आया सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत कितना डिलीवर कर चुकी हैं और कितना डिलीवर करने का इरादा रखती हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ फाफिन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि कौमी असम्बली की 100 रोज़ा कारकर्दगी की थी। बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसमें जो अरकान की हाज़िरी थी, अगर उसका भी एवरेज अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 51% से ज़्यादा नहीं थी। उसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल हैं और हुकूमती अरकान भी शामिल हैं। जहाँ एक तरफ हुकूमत के ऊपर अपोजिशन तनकीद करती नज़र आती है, वहीं ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है कि ख़ुद अपोजिशन की कितनी दिलचस्पी है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने में और अवामी जो मसाइल हैं उनकी निशानदही करने के लिए ख़ुद पार्लियामेंट में मौजूद होने पे। ओवरऑल इसकी क्या सिचुएशन की इसके ऊपर तबसरा करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर अहवाल भी जानना चाहेंगे कि ये हुकूमत कहाँ खड़ी है और सूबाई हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और इम्तियाज़ आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो सूबाई हुकूमतें 100 दिन मुकम्मल करते हुई नज़र आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। आज तो पंजाब असम्बली में बजट भी पेश हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ ग्रेड करेंगे आप? एक तरफ गंडापुर साहब जैसी शख्सियत हैं, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जैसी शख्सियत है। चलिए, मुराद अली शाह साहब तो इससे पहले भी कई मरतबा CM बन चुके हैं, लेकिन इन दो सूबों को आप क्या ग्रेड करेंगे अब तक की इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, अभी तक तो मुझे जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है उसकी कोई बड़ी कामयाबी अभी तक नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि फुर्तियां हैं या ये कहिए कि कोशिश है कि कुछ किया जाए, लेकिन हमें नजर नहीं आया है। उनका जो दौरा है चीन का, उसके नतीजे में भी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। अलबत्ता अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा डेलीगेशन आएगा हाई पावर। मुझे उसमें वजह ये नजर आती है कि शायद हमारी तैयारी ही नहीं थी इस बड़े अहम विजिट के लिए, और सभी लोग इंटरेस्टेड भी हैं कि CPEC का फेज 2 शुरू हो। इसी तरह जो सऊदी पैसा आना था और वो जो $10 अरब का UAE से ऐलान हुआ, अभी तक हमारी किटी में कुछ नहीं आया है। जो बजट है वो बिल्कुल टाइम फिश मुझे नजर आता है। आप देखिए कि जो अखराजात कम करने चाहिए थे, जो कम से कम 1700 अरब रुपए से 2 खरब रुपए तक बड़ी आसानी से मेरे जैसे आदमी के हवाले कर दिया जाए, तो मैं उसे काट छांट कर 2 खरब यानी 2000 अरब रुपए अखराजात कम किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका टैक्स, आपकी 9,000 अरब रुपए के करीब टैक्स अदा करने, इंटरेस्ट और सूद अदा करने, और जो घाटा है तकरीबन 7.5 खरब रुपए का, 7.5 तो मुराद है 7,500 अरब। ये उर्दू में बड़ा खरब छोटा होता है। तो वो बड़ी मुश्किल है उसमें। क्या करेंगे ये? और फिर ये आप देखेंगे, हमें को बताया जाए ना कि 2200 अरब रुपए, 22,000 अरब, 2200 अरब रुपए की जो डिफेंस बजट है वो किस खुशी में 17-18% बढ़ाया गया है। उसकी क्या ऐसी नई सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? फिर मुझे लगता है टैक्सेशन के लिए जो कहा जा रहा था, ये खास तौर पे जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं या जिन्हें सैलरी कहते हैं, तनख्वाहदार तबका, उन पर बोझ बढ़ गया है। और लेकिन इम्तियाज साहब, सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ, नहीं मुझे एक सवाल की इजाजत दें सर। सैलरी क्लास के ऊपर तो हर दफा ही नया टैक्स लग जाता है, लेकिन ये जो बातें हो रही थी, मैं वैसे टैक्सेस से हट के भी आपसे जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि ओवरऑल आज पंजाब का भी बजट पेश हुआ है,
लेकिन क्या ये हुकूमतें उतना डिलीवर कर सकी है जितना दावे कर रही थी? IMF का एक प्रेशर ज़रूर था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये बजट भी इसी किस्म का होगा, लेकिन बज़ाहिर इसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के आने के बाद भी कोई नई बात नहीं नज़र आ रही। वही रूटीन का बजट है जिसमें मज़ीद दबाव का शिकार हो जाएगी आवाम। देखिए, आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर 5 दिन के दौरे पे चाइना पे थे, उससे पहले वो यूएई वगैरह गए हुए थे, और फेडरल लेवल पे मुझे नहीं मालूम कि इस पे किसी संजीदगी से गौर किया गया बजट पे। पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया कि हमें तो एतमाद भी नहीं लिया गया, और अपोजिशन जाहिर है कि वो तो हंगामा पपा कर रखने में ही अपनी पार्लियामानी साहब समझते हैं। अब इसी तरीके से हम पंजाब में देखते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि ये बजट किसका है, IMF का है या ब्यूरोक्रेसी का है। मेरा ख्याल है ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप पे कट नहीं लगाई। वो कहा जा रहा था कि जी वो तमाम मिनिस्ट्रीज जो NFC के तहत, जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को चली गई थी, अब मुझे मालूम नहीं कि वो जो एक्स गिरना था, वो जो कुल्हाड़ा गिरना था, उससे काफी 700-800 अरब रुपए के अखराजात की बचत होती, वो क्यों नहीं कदम उठाया गया? पता लगा ये है कि उसमें 2 कमेटियों की रिकमेंडेशन आ गई, अब तीसरी कमेटी बन गई। तो वो कमेटी चल रही है, लेकिन कोई इस बजट में तो कदम नहीं उठाया गया है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर। तो लिहाजा जो अखराजात में कमी का मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि अखराजात बढ़ गए हैं। किफायत शयारी की बात सही। अच्छा, मुझे ये समझाया जाए कि ये जो अफरात ज़र की शरह निकाली जा रही है 11%, उसका बेस ये क्या है? 38% से 12% महंगाई की शरह को जब आप बेस ईयर बनाएंगे, 38% की महंगाई शरह को जब आप बुनियाद बनाकर इस साल का बयान करेंगे, इस महीने का, जो पिछले महीने का, कि 11% हो गई है, मैं समझता हूँ ये बड़ी मिसगाइडेड बात है, बड़ी कौम को गुमराह करने वाली बात। महंगाई ओवरऑल 24-25% रही है साल भर में, वो भी अंडर एस्टिमेशन। और आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं 32,000 से कम उजरत 37,000 कर रहे हैं, ये शर्म आने वाली बात है। मुझे आज 37,000 रुपए में बजट बना के दिखाएं एक 6-7 लोगों के कुनबे का, और वो कैसे बन सकता है? और वो लोगों को वो भी नहीं मिलता जो पहले दिया गया था, उसकी एनफोर्समेंट नहीं हुई। फिर आप देखिए, कहते हैं कि हमने जी सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, वो ये कि अब अगर शहबाज शरीफ साहब को हम ग्रेड कर सकें, बज़ाहिर तो वो बड़े प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, आपने खुद हवाला दिया, कई ममालिक का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सर जब बात करें आप PTI के लोगों से, तो वो कहते हैं कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं खान साहब के, ये हुकूमत 100 दिन तो पूरे कर लेगी, लेकिन शायद 5 साल पूरे ना कर सके। ये सिनेरियो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम कि इस मुल्क में कौन सी हुकूमत कितना चलेगी, और जो हुकूमत है उसके पल्ले क्या क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप जरा इनमें नजूम से पता करके बताए। मुझे तो मालूम नहीं है कि हुकूमतें बैठी क्या कर रही। मेरा ख्याल है ये हुकूमतें बस ऐसी ये कुटपुतलियां सी हैं, और इनके पल्ले कुछ है नहीं, और ना ही कोई इनका एजेंडा मुझे नजर आता है। मैं हैरान होता हूँ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि जी ये तो कातिल बजट है। मेरे दोस्त जो हैं अहमद फराज के बरखुरदार, जी बिल्कुल, शिवली फराज साहब ने, जी मुझे पक्की यकीन के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने बजट डॉक्यूमेंट का एक लफ्ज नहीं पढ़ा। अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि जब बजट पेश किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स का पूरा इतना बड़ा वो होता है, बड़ा एक पैक होता है इतना, बिल्कुल, आप जरा उसके बाद देखें जब पेपर जाते हैं, कितने उसके अपने साथ 1% भी वो थैला उठाकर नहीं जाते। ऐसे ही है। तो उसको बजट में क्या हिस्सा लेंगे? पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह ये है कि जी हमें सिंध में कोई एलोकेशन कर दे, हमें कुछ और फायदे दे दें। उनका भी कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं है बजट के बारे में, लेकिन पीपल्स पार्टी के उन्होंने बिल्कुल ही फारिग कर दिया होगा ना, कि वो हालांकि उनकी मदद से ये हुकूमत कायम है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क्या रिकमेंडेशंस हैं? मैंने तो अभी तक पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे से कोई ठोस तजावीज देखते नहीं सर, लेकिन उनका एक ही दरीना मसला है। नहीं, लेकिन सर उनका एक ही दरीना मसला है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस मुतालबे के ऊपर तो बात हो रही है। कल भी जिस तरह लास्ट मोमेंट के ऊपर उनकी तरफ से एक ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट आया कि वो नाराज होकर चले गए, बिलावल साहब भी चले गए,
उनका तो एक ही बुनियादी मसला था कि हमें प्राइवेटाइजेशन पे इख्तलाफ है, उस पर तो कह चुके हैं वजीर खजाना साहब के जो मुलाजमीन है उनको निकाला नहीं जाएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये एक रवायती मौकफ है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अब वो कहते हैं, वो कैसे है, वो उसके मुतबादिल अपना ठोस मंसूबा लेकर आए। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो बड़ा मुद्दा है वो था कि भाई ये जो वजारतें चली गई हैं सूबों के पास, उनका खात्मा किया जाए। आज पंजाब में सवाल उठाया गया पंजाब के बजट के हवाले से कि जितना 38% हिस्सा बनता है जनूबी पंजाब का, अब वो एलोकेट नहीं किया गया इस बजट। वो एक ठोस मुतालबा है कि भाई आप सारा के सारा लाहौर में और सेंट्रल पंजाब में क्यों खर्च करें। और तो अभी आप देखिए, जहां तक ये फाफेन की रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, मैंने आपके नोटिस आने के बाद पढ़ी वो रिपोर्ट, तो आप देखिए सर, ये मछली मंडियां बन गई हैं। एक बिल पास हुआ है और ऑर्डिनेंस क्या आया है कि हुकूमत ट्राइब्यूनल के मामले में जो उनका जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया और एक नैब के हवाले और भी से, आया है, और एक नैब के हवाले से जी। हाँ, तो नैब के हवाले से तो आप देखेंगे कि जी वो अब उसमें फिर नैब में एक तरमीम कर दी गई है और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। बिल्कुल। तो उसमें फैसला भी रिजर्व हो गया है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी जो सूरत हाल है सियासतदानों की, वो खराब है, इतनी खराब है कि लोग शायद ये इसलिए हो रहा है या खुद सियासतदान कर रहे हैं कि लोग बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ बैठे हैं पार्लियामेंट से और असेंबली से। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। आपके साथ गुफ्तगू में वक्त का पता ही नहीं चलता सर। सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है। माजरत चाहूंगी, आपसे सवाल और भी कुछ थे लेकिन क्योंकि सेगमेंट का वक्त महदूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ आलम साहब मेरे साथ मौजूद थे। हुकूमत के पास अपने तई कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं। हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करना एक बड़ा ही मुश्किल महाज साबित होगा अगर ऐसी अपोजिशन मौजूद हो जो कि आपको रोज़मर्रा के उमूर चलाने में आपके लिए मसाइल पैदा करे। लेकिन अब देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ये कैसे डिलीवर करती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।